So, welcome all of you. अभी पिछले टर्म में हम लोग जो है क्लासिफिकेशन को स्टडी किए थे। रेस्पॉन्स देते रहिए। ओके, आज हम लोग लेके चल रहे हैं दैट इज किंगडम मोनेरा। यस, बेसिकली यहाँ पर जो मोनेरा है इसमें हमें लेकर के चलना है जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यस, ये जिनको मोर और लेस हम कह सकते हैं बैक्टीरिया जितने भी हैं उन सबको यहाँ पर स्टडी करना है। ऐसे ही ना? ओके, सो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उन्हें आप लोग थोड़ा स्टडी करना है। इसके अलावा हम लोग शुरू करते हैं, फटाफट आप नोट भी करते रहिएगा साथ साथ। मोनेरा, बैक्टीरिया की पोजीशन लगातार चेंज होती रहेगी। हम लोग बात करें इनिशियली जो टू किंगडम सिस्टम हुआ करता था। यस, इसमें इनको कहाँ रखा था? कहाँ रखा था? प्लांटियम। क्यों रखा था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। ओके, चलिए उसके बाद में आपने लिया दैट वाज द थ्री किंगडम सिस्टम। इन सबको उठाकर हमने कहाँ रख दिया था? प्रोटिस्टा में। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको हमने लेकर के प्रोटिस्टा में रख दिया। किसने दिया था? थ्री किंगडम सिस्टम। आगे चलते आएंगे, पीछे बोलते जाएंगे तो नहीं बात बनेगी। अरे सिंपल था, टू किंगडम सिस्टम लीनियर से पहले का जितना भी था वो सारा टू किंगडम सिस्टम है। थ्री किंगडम सिस्टम में आता है आपका कौन? बोलो, हीकल। ओके, तो अर्नेस्ट हीकल ने इसको उठा करके, आप चाहे ऐसे भी पूछ सकते हो कि ये जो था हीकल ने इसको कहाँ रखा? प्रोटिस्टा में रखा। इसके बाद में फोर किंगडम सिस्टम आया। यस, किसने दिया था? फोर किंगडम सिस्टम में जो आप पढ़ते हैं दैट इज कोकलैंड। यस, और इसने जो है एक नया किंगडम बनाया, मोनेरा। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और नोट करें आप जाए, इट वाज चलिए इसको हम लोग बाद में नोट करा देंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो मैंने ओस्वाल एंड टिप्पो का क्लासिफिकेशन बताया था उसमें इनको रखा था अकॉर्डिंग टू ओस्वाल एंड टिप्पो। कहाँ रखा था इनको बताओ? फेलोफाइटा में रखा था। बैक्टीरिया कैप्टेन सब किंगडम फेलोफाइटा। फेलोफाइटा में क्यों रखा? पहली बात वही डिफरेंशिएशन नहीं था। दूसरी बात यह है कि उसमें कोई एम्ब्रियो जैसी स्ट्रक्चर नहीं बन पाई। यस, सेल को लेकर के चले तो प्लांट लाइक कैरेक्टर्स थे, जैसे एल्गी में, फंगाई में जो कैरेक्टर्स निकल करके आ रहे थे, भाई सेल वॉल है और कुछ फोटोसिंथेटिक भी हैं, ये सारे कारण नहीं रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं फटाफट बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया, सबसे पहले जो बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया दैट वाज बाय द ल्यूवेनहॉक। इट इज A.V. ल्यूवेनहॉक। अब देखिए सवाल कहां आते हैं। ल्यूवेनहॉक ने इसको ऑब्जर्व किया, नाम क्या दिया? यस, वर्मिस। ओके, ठीक। और एक बुक है
जिसका नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर बाय A.V. ल्यूवेनहॉक। याद रखिएगा, सीक्रेट्स ऑफ नेचर बाय A.V. ल्यूवेनहॉक। ठीक है, नोट कर लें इसको। और एक थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, इसको जो नाम दिया था इट वाज एनिमल क्यूल। यस, ओके, लिनियस ने जो है इसको वर्मिस बोला, एनिमल क्यूल। और पढ़ते हैं ना स्लीपर एनिमल क्यूल, किसके लिए बोलते हैं? एक टर्म पढ़ते हैं आप लोग, स्लीपर एनिमल क्यूल, पैरामीशियम के लिए बोलते हैं ना, वो स्लीपर जैसा होता है, ठीक है ना। तो एनिमल क्यूल मतलब बहुत छोटा सा एनिमल। तो नॉर्मल वे में मतलब मेरा क्लियर यहाँ पर कहने का यही है कि बैक्टीरिया को सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। आपने साइटोलॉजी में पढ़ा होगा कि फर्स्ट लिविंग सेल जो ऑब्जर्व की थी किसने की थी? किसी ने किया था। उससे पहले जो डिस्कवर हुई थी 1664 में रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था, दैट वाज द डेड सेल। ऐसे है ना, भले ही इसको क्रेडिट उसको मिल गया हो कि भाई फादर ऑफ द साइटोलॉजी बोल दिया उसको, लेकिन बेसिकली जो हम लोग बात करें, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट ऑफ ऑल, और पूछा भी जाता है किस में लेकर चले, नॉर्मली इसमें क्या था, टार्टर ऑफ गम, दांतों का जो टार्टर है उसके अंदर देखा, और इसके अलावा इन रेन वाटर, ठीक है ना, ओके। इसीलिए ल्यूवेनहॉक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ, बोले, ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, और आई एम सॉरी माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लियर है? बुक का पूरा नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय A.V. ल्यूवेनहॉक, ओके। इसके बाद में आते हैं जो नाम बैक्टीरिया है, द टर्म बैक्टीरिया किसने दिया? नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं एहरेनबर्ग, यस। साथ में एक नाम और जोड़ लीजिएगा, एहरेनबर्ग एंड कोहन, ठीक है। यहां एक चीज और आती है, ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली इट्स अ ग्रीक टर्म, जिसका मतलब जो होता है इट इज बैक्टीरियम, स्पेलिंग ये बैक्टीरियम, जिसका मतलब होता है कैन, कैन का मतलब होता है रॉड, यस, ओके। हमारी फौज में जो देखा ना आपने, जो पायलट्स वगैरह होते हैं, पायलट के मतलब जो सोल्जर्स होते हैं जो किसी मार्च को सबसे आगे चलते हैं, जिसमें उनके हाथ में आपने देखा एक रॉड होती है, छड़ी, उसको नॉर्मली केन बोलते हैं, ठीक। तो केन का मतलब है ये जो बैक्टीरिया थे बेसिकली दे वर बैसिलस इन शेप, बैसिलस जानते हैं ना, रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं, छड़ के आकार के, इसीलिए वहीं से टर्म बन करके आई, इट्स अ ग्रीक टर्म बैक्टीरियम, जिसका मतलब होता है केन, मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैक्टीरिया डिस्कवर किए गए वो कैसे थे? बैसिलस नेचर के थे, रॉड शेप नेचर के थे। बाकी बैक्टीरिया की शेप पढ़ेंगे आप लोग, कॉकस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, मतलब स्फेरिकल मतलब कॉकस होते हैं, रॉड शेप जो है बैसिलस होते हैं, स्पाइरिलम होते हैं, कई तरह की नेचर रहती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, ओके। एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, नाम है बर्गीस, बर्गीस, यस। इनको लीनियस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं? लीनियस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि जितने तरह के बैक्टीरिया हैं उन सबका क्लासिफिकेशन इन्होंने जो है डिस्कस किया, यस। और इनकी जो एक बुक है इसका नाम है बर्गीस मैनुअल ऑफ बैक्टीरियोलॉजी,
Burgess Manual of Bacteriology। यस, इस बुक को एक नाम और दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज बाइबल ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यस, बैक्टीरिया से रिलेटेड उस दौर की जितनी भी जानकारियां थी वो सब की सब इसमें दी हुई है, इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड बाइबल ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यस, ठीक है। इसने जो है इनको एक ग्रुप रखा था, दैट वाज द प्रोजोफाइटा। इट वाज प्रोजोफाइटा। पीछे मैं अभी आपको बताया था उसका ओसवाल एंड टिप्पो ने इनको थैलोफाइटा में रखा था, और जो इसका किंगडम बनाया था इन्होंने, सॉरी फाइलम जो बनाया था उसको नाम क्या रखा था? एक सेकंड, नॉमिनल रूप तुमने साइन कर दिए थे ना? हेलो, अरे चालू की बात करना, मैं मेरा मतलब चालू है। अरे मतलब 4 बजे के बाद में बात कर लेंगे और कोचिंग में। चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो मैं यहाँ लेके चला था कि ऑस्वाल एंड टिप्पो का जो क्लासिफिकेशन लिया था हमने, जिसमें कुल मिलाकर के थैलोफाइटा को 11 फाइलम्स में डिवाइड किया था, जिसको बाद में डिवीजन करने लगे। बैक्टीरिया को कहाँ रखा था? इट वाज इन साइजोमाइकोसिटी। साइजोमाइकोटा कहते हैं, माइक्रोफाइटा कहते हैं। ओके, बैक्टीरिया को साइजोमाइकोफाइटा में रखा था, बाद में सी क्लासेस बना दिए, साइजोमाइसिटीज वगैरह। ओके, नेक्स्ट लीजिएगा, और इसमें एक नाम आता है जोसेफ लिस्टर का। लिस्टर, ओके, इन्होंने जो है एंटीसेप्टिक थ्योरी दी थी। एंटीसेप्टिक थ्योरी, और इसके अलावा इन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर टेक्निक डेवलप की थी बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए। नोट करें फटाफट। जोसेफ लिस्टर प्रपोज एंटीसेप्टिक थ्योरी ऑफ बैक्टीरिया, also gave the process of sterilization, sterilization मालूम है ना, मतलब जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको कैंची या तो ऑटोक्लेव, एक आपने नाम सुना होगा, एक मशीन होती है इसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। यस, जिसमें क्या है, नॉर्मली पुराने डॉक्टर्स जो मिलते हैं उनके पास आपको मिल जाएगी। नॉर्मली क्या स्टीम रहती है, और स्टीम के अंदर जो है उनके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको जो है लगातार गर्म करते रहते हैं, जिससे वो डिसइंफेक्टेंट हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज तो जिन इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी कर रहे हैं, पता लगा उल्टा इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर चला गया। ठीक है ना, इस मशीन का नाम है ऑटोक्लेव। इसके अलावा हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, दैट वाज स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस, एंटीसेप्टिक थ्योरी, और इसके अलावा एक और था इसमें कल्चर टेक्निक। इट वाज कल्चर टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना, ये तीनों चीजें जो थी जोसेफ लिस्टर ने प्रपोज की। इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। यस, इसके अलावा
यहां पर बात करेंगे, एक होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो इन्होंने डिस्कवर की, ठीक है। तो आपको जो कंट्रीब्यूशन है उसको पॉइंट्स में लेके चलते हैं। नंबर 1 एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रपोज किया, दूसरा स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस जो था उसको डेवलप किया, तीसरा बताया कल्चर टेक्निक बैक्टीरिया की वो बताया, इसके अलावा इसको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोलते हैं। और मैं बताया कार्बोनिक एसिड के अंदर यानी कि पहला जो है एंटीसेप्टिक कार्बोनिक एसिड के रूप में इन्होंने डिस्कवर किया। ओके, सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जोसेफ लिस्टर। बाकी मैं बता रहा था अभी आपको कि लिनियस ने इनको वर्मिस बोला, अभी मैं लिखा था नहीं, यस, ल्यूवेनहॉक ने एनिमल क्यूल बोला, ठीक है। मैं बोलो लिनियस ने इसको वर्मिस बोला था, ठीक है। टर्म्स पूछे आती है। उसके बाद में को लीजिए स्पर्मेटो, इसके बाद में आता है लुईस पास्चर। नेक्स्ट लीजिए, दैट इज लुईस पास्चर। तो नाम से क्लियर हो रहा है, एक तो जो प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन, मालूम है ना पास्चराइजेशन क्या होता है। देखिए जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं पर्टिकुलरली, हाँ बोलो, हाँ गर्म करेंगे मतलब सडन मतलब कितना मेन चीज आती है, टेम्परेचर पे लेके चलते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक लगातार उसको उबालेंगे, उसके बाद में उसको सडन कूलिंग करेंगे और पैक कर देंगे तुरंत। या आप लोग जो पैकेट में दूध आता है ना आपके पाउच वाले, वो सारे उस पर लिखा था ना पास्चराइज्ड। या फिर आपके जितना भी केन फूड होता है जो पैकेट बंद आते हैं आपके, चाहे वो कोई भी चीज़ नहीं हो, वो सब जो है प्रोसेस से बंद करके चलते हैं। तो उसे ये वो जम्स जो वही है लगातार इतनी देर तक उबालने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह रहे होंगे, ये एनिमल प्रोडक्ट तो है ही, बाकी आपने जहाँ से निकाला है उसके अडर्स में या आसपास जो पानी यूज किया है कहीं ना कहीं तो माइक्रोब्स रहे होंगे। और आपको मालूम है बायोटिक प्रोडक्ट जो होते हैं उन पर इन्फेक्शन बड़ी जल्दी चलता है, समझे ना, चाहे वो शुगर्स रहे हों। सबसे बेस्ट कल्चर मीडियम क्या लेके चलते हैं, अगर जो आइसक्रीम वगैरह बना कर चलते हैं हम लोग, बड़ा वो अपने एलगी वगैरह से निकालते हैं, रेड एलगी से, और बहुत जल्दी खराब होगा। उसके अलावा दूसरा नेचुरल प्रोडक्ट कौन सा है, हाँ दैट इज कोकोनट मिल्क, जिसको कोकोनट वाटर होता है। लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम के लिए माइक्रोब्स में चाहे फंगस हो चाहे बैक्टीरिया हो, उनको कल्चर करने के लिए सबसे बेस्ट मीडियम अगर कुछ है तो वो क्या रहेगा, कोकोनट वाटर, बहुत जल्दी खराब होता है, ठीक है ना। उसी सीरीज में फिर बाद में जो आते हैं आपके मिल्क वगैरह आते हैं, ठीक। तो नॉर्मल मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो दूध है उसके अंदर जो भी जम्स वगैरह होंगे, जम्स मतलब कॉमन लैंग्वेज में कुछ जम्स बोल दिया था उन्होंने, या बैक्टीरिया वगैरह जो रहे होंगे, इतना डिग्री टेम्परेचर पर लगातार जब उसको गर्म करते रहेंगे तो उसके अंदर जो होगा वो खत्म हो जाएंगे, ठीक। अमूमन एक आपने देखा भी होगा किचन में आपके जो भी मदर है या जो भी आपके गार्जियंस रहे होंगे, वो क्या है कि धीमी आंच पर लगातार उसको उबालते रहते हैं। दैट इज अ साइंटिफिक मेथड। आपसे जब कहा जाता है तो आप क्या करते हैं, गैस को तेज कर दिया और जो काम आधे घंटे में होना उसको 5 मिनट में किया, फटाफट जो है अपने काम में लग गया, होता है ना। लेकिन उसमें पूरी तरह से उसके अंदर स्टेरलाइज नहीं हो पाएगा, समझ है ना बात को। खैर मोटी बात जो आती है निकल करके, वो बताया लुईस पास्चर के साथ में पास्चराइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर टू द 30 मिनट्स ओके बॉयल करेंगे। उसके बाद में आपने बताया जैसे क्या करेंगे, सडन कूलिंग, ठीक। इसके अलावा एक चीज और आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो भी किससे रिलेटेड है, पास्चर से रिलेटेड, ठीक। एक चीज इसमें और ले सकते हैं, पास्चर ने बेसिकली बैक्टीरिया के लिए जर्म यूज किया था टर्म, ओके। तो यहां पर आप लेके चलेंगे, इट वाज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है ना। पहले मानते थे कि भाई बीमारियां होती हैं, क्यों होती है, कारण कुछ पता नहीं है, लेकिन पास्चर के बाद में ये पता लगा कि भाई कोई भी बीमारी है, क्योंकि देखिए एक और चीज है, आप कहेंगे बोले वायरस से भी तो होती है, लेकिन उस समय तक जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल थे उन्होंने बैक्टीरिया देख लिया, बहुत बड़ी चीज है, वायरस उससे बहुत छोटी चीज है, आप समझ रहे हैं ना।
एज द कोर्स ऑफ द टाइम उस समय जो महामारियां थी मोस्टली बैक्टीरिया बाउंड ज्यादा थी, ठीक। तो उन्होंने बताया कि जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज, यानी किसी भी डिजीज के पीछे जो मेन कॉज रहेगा वो कुछ ना कुछ जर्म्स होंगे जिसकी वजह से बीमारियां डेवलप होनी शुरू होती है, ठीक है। बाकी मलेरिया वगैरह जो था उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था, बहुत बाद में जाके खोज की गई उसकी। चलिए इसके बाद में और कोई मेजर चीज इसमें आती है, पाश्चराइजेशन का प्रोसेस हो गया, जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज हो गई, फर्मेंटेशन हो गया, यस। इसके बाद में एक नाम लेके चलते हैं, दैट इज द रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच, तो इसके साथ में आप जुड़ जाते हैं कॉच पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट जानते हैं, हाँ, नियम हो गए, अवधारणाएं हो गई, जैसे हाइपोथेसिस होती है ना, और किसी भी चीज के बारे में आप हल्का सा गैस कर पाएंगे, सॉलिडली प्रूफ तो जब भी कर पाएंगे जब आपके पास में उसके लिए कोई टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल हो, ऐसे है ना। कोच पॉस्टुलेट जो था, इसके नॉर्मली आप 3 पॉइंट समझ सकते हैं। इन्होंने बताया कि भाई जो बैक्टीरिया है, कोई भी डिजीज जो है वो किसी ना किसी जर्म्स की वजह से, वो तो जिससे पहले जो था पाश्चर उसी ने बताया था, उसने बताया कोई भी डिजीज पर्सन है तो उसके ब्लड में उस समय के हिसाब से, उस समय जो खोज थी उसके हिसाब से कहा कि जो भी डिजीज पर्सन है उसके ब्लड के अंदर उस डिजीज का पैथोजेनिक फॉर्म जरूर होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो या जो भी रहा हो, नंबर 1। दूसरी कंडीशन थी कि उसे लेकर के हम आर्टिफिशियली कल्चर मीडियम में ग्रो कर पाए और उसके जैसे स्ट्रेन बन जाए। तीसरी बात, उस स्ट्रेन को लेकर के अगर हम किसी हेल्दी पर्सन में डालते हैं तो उसके अंदर भी सेम कैरेक्टर्स डेवलप होने चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया मेजर हैं कोच पॉस्टुलेट, ठीक है ना। तो द कोच पॉस्टुलेट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट कॉच। ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जानबूझ कर ले भी नहीं रहा हूं, मुझे खुद याद नहीं रहते, तो आपको ईयर का कोई खास मतलब नहीं, कौन सी कब रहा होगा, ये सीक्वेंस में लेकर चले, उसी हिसाब से इनका डिस्कवरी का पैटर्न भी, ठीक है। तो आपने लिखा रॉबर्ट कॉच के बारे में, कॉच पॉस्टुलेट दी थी, यानी कुछ रूल्स बताए थे। इसके अलावा यहां पर लेकर चलेंगे दैट इज द प्योर कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया। वहां पर से पहले हम लोग लेकर चले थे आर्टिफिशियल कल्चर, तो यहां पर हमने कहा प्योर कल्चर टेक्निक्स फॉर कल्चरिंग द बैक्टीरिया। देयर आफ्टर इन्होंने जो है कुछ बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, दैट वाज एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का नाम सुना है आपने, एंथ्रेक्स बैसिलस। इसे आप यहां भी पढ़ेंगे और बाकी आप जो पढ़ेंगे ना कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां भी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बात किया कि जो लड़ाइयों के दौर चलते हैं अलग अलग, जैसी टेक्निक्स हो, पहले तीर कमान से लड़ते हो गए, पुरानी पिक्चरों में देखते हैं आप, फिर गन वगैरह आ गए, फिर केमिकल वेपन्स आए, यस, फिर न्यूक्लियर वेपन्स आए। अब जो दौर है वो किसका, बायोलॉजिकल वेपन्स का है, ठीक है ना। मतलब हालांकि ये सर्टिफाइड नहीं है, इसलिए मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मान के चल रहे हैं 3 साल से जो ये बीमारी चल रही है ना कोविड की, इसको भी पहले के देख चल रहे थे कि शायद ये भी कोई बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर कोई कंट्री या कोई भी देश ने अपनी सोची समझी साजिश के तहत इसको डेवलप किया। हालांकि इसके लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, इसलिए हम लोग इसको लिटरली नहीं कह सकते आपको। लेकिन ये एंथ्रेक्स बैसिलस, जब बायो वेपन्स के बारे में बात करेंगे, ये बायो वॉर के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला एग्जांपल एंथ्रेक्स बैसिलस का लेके चलेंगे। एंथ्रेक्स बैसिलस एक बैक्टीरिया है जो नॉर्मली कैटल्स वगैरह जो होते हैं ना जानवर, उनके अंदर एक डिजीज डेवलप करता है, क्या बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज, मालूम है आपको, मुंह पका एंड खुर पका। गाँव वाले लोग जानते होंगे अक्सर, तो जानवरों का खुर जो होता है पक जाता है तो चल फिर नहीं पाते, और नॉर्मली मुंह के अंदर भी शॉर्ट मतलब छाले वगैरह हो जाएंगे, तो चारा वगैरह जो है उसको भी नहीं खा पाएंगे, ठीक है ना। और जितना भी बायोलॉजिकल साइकिल है वो सारा कहाँ से, आपके हर्बीवोर से शुरू होता है। जब हर्बीवोर ही बीमार रहा तो अल्टीमेटली जितनी भी लोकेलिटी है वो भी फर्क पड़ जाएगा। बस में है ना, आप साफ सफाई रख लेंगे, सारा सैनिटेशन करेंगे, नॉर्मली लेके चलते। देखिए बड़ा सिंपल लड़ाई है, पीछे था भी, यानी कि इससे पहले 90 या गल्फ वार हुआ करता था, जब आप लोग शायद पैदा भी नहीं होंगे, 90 से पहले। खाड़ी देश है ना आपके, ये ऑयल वाले जो गल्फ कंट्रीज हैं, इराक, ईरान, ये सब जो है, उनकी अमेरिका के साथ में पहले लड़ाई रहा करती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। एक लीडर हुआ करते थे बड़े प्रोमिनेंट लीडर, सद्दाम हुसैन, उस दौर पर। तो तब लेके चलते थे उन्होंने कि उस समय काफ़ी पॉपुलर था, टीवी पर आता रहता था कि उसको लेकर के, मतलब इसमें क्या रहता है कि बैक्टीरिया को अपने लेबोरेटरी में ग्रो किया, उसके बाद में जो आपका नॉर्मल पाउडर होता है ना, उस पाउडर के अंदर मिक्सअप कर दिया, ठीक है। फ्लाइट वगैरह कहीं पकड़ में नहीं आएगा कोई, उस समय तक आपके पास में एक्सरे मशीनें, मेटल डिटेक्टर वगैरह ये लगा रहे कि भाई हाँ ठीक है, चाकू लेके ना आ जाए, कोई गन वगैरह ना लेके आ जाए, और क्या पता कि उसमें जो पाउडर ले रखा है उसके अंदर ही सब कुछ खतरनाक चीज भरी पड़ी है।
ठीक है ना, छोटा सा पाउच है, आप ऊपर प्लेन से जा रहे हैं, कुछ नहीं, ऊपर आपने उसको लिया, नीचे की तरफ फाड़ के फेंक दिया, अब उड़ता हुआ हवा में गया, जाएगा सेडिमेंट करेगा, कहाँ जाएगा, वाटर बॉडीज के अंदर, कहाँ जाएगा, क्रॉप के ऊपर, ठीक है ना, क्रॉप के ऊपर गया, अल्टीमेटली उसको हर्बीवोर लेंगे। आपने पढ़ा होगा ना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ट्रॉपिक होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, उसके थ्रू अल्टीमेटली मतलब ये आपकी जो भी फूड चेन है, उस पूरी फूड चेन को वो अफेक्टेड कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। यस, खैर काफी कॉमन बैक्टीरिया था उस समय, तो मैंने जो बताया इसमें कॉज पास्टुलेट के अलावा इन्होंने जो डिस्कवरी की थी अबाउट द एंथ्रेक्स, और एक और जो था दैट वाज द वाइब्रो कोलेरी, नाम सुना है, वाइब्रो कोलेरी, नाम से क्लियर है, कोलेरी मतलब कोलेरा। सोचने वाली बात है कि हैजा एक जमाने में इतनी खतरनाक बीमारी थी, हैजा, यस, अलग अलग दौर है, आज के टाइम आप कहते हैं हैजा हो गया, बोले हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा, बहुत छोटी सी बात मान ली, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट ढूंढ लिया। एक दौर में ये था कि मलेरिया, सोचिएगा जरा, अंग्रेजों को भागना पड़ गया था मलेरिया की वजह से। ये आपका जो अफ्रीकन जो हमारे मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं, भूमध्य रेखा वाले जो हैं, वहां पर अंग्रेजों ने बहुत सारा मतलब कहते हैं ना, वो कॉलोनाइजेशन वाला प्रोसेस चल रहा था, उपनिवेशवाद, वहां पर वो लोग गए, लेकिन उनके कंट्री होते नहीं थे। फ्रांस में, इंग्लैंड में ठंडे इलाके हैं, वहां मच्छर कहाँ होते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे ना, बस में किताब लिखती रहती है कि कौन सा देश है जहाँ भी मच्छर नहीं मिलता, नीचे आंसर लिखा रहता है फ्रांस। अल्टीमेटली नॉट ओनली द फ्रांस, रशिया है, इंग्लैंड है, जितने भी ठंडे कंट्री है वहां पर क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा। यस, उन लोगों को सबसे बड़ी समस्या आती थी कि यहाँ पर जब उन्होंने आकर के इंक्रोच करना शुरू कर दिया, हमारे साउथ में भी जिन्होंने इंक्रोच करना शुरू किया पहले, तो वहाँ अंग्रेजों को सबसे बड़ी समस्या जो थी, इंसानों ने नहीं दी चैलेंज, वो चैलेंज दिया था मच्छरों ने। बहुत लोग मारे जा रहे थे मलेरिया की वजह से, पता ही लगा था क्यों मर रहे हैं इंसान, ठीक है। बाकी यहाँ के जो लोकल लोग हुआ करते थे उनको असर ज्यादा नहीं होता था, क्योंकि उनके अंदर नेचुरल रेजिस्टेंस हुआ करता था। आगे पढ़ेंगे आप लोग जेनेटिक्स में, सिकल सेल एनीमिया, ओके। तो ऑस्ट्रेलिया जो अफ्रीकन पॉपुलेशन है, वहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन हुई, नेटिव मतलब देसी लोग जो रहते हैं वहाँ के, नेटिव पॉपुलेशन के अंदर सिकल सेल एनीमिया के केसेस काफी ज्यादा रहते थे। तो इतना तो है कि हाँ, एनीमिया से उनको प्रॉब्लम रहेगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, लेकिन इतना था कि मलेरिया में कुछ नहीं बिगाड़ पाता था, ठीक है ना। क्या छोड़िए उसको, वापस आते हैं लौट करके। तो रॉबर्ट कॉच के साथ में कॉच पास्टुलेट्स, इसके मेन एजम्पशंस क्या क्या थे। दूसरा, इन्होंने जो डिस्कवरी की थी एंथ्रेक्स बैक्टीरिया और वाइब्रो कोलेरी जो बैक्टीरिया है उसके बारे में लिया था, और कोलेरा उस समय इतना कैंची की पीक पर था, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला कॉच पास्टुलेट के लिए, ओके, तो ले लीजिएगा नोबेल प्राइज। इसमें जरा ईयर याद रखिएगा, 1905 नोबेल 1905, ठीक है, ओके। अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, एक बड़ा अच्छा सवाल है, आप नोट कर लें। कॉच पोस्टुलेट्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री मतलब लेप्रोसी होता है, क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, कोड़, ओके। तो कोड़ का जो बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, तो उसके ऊपर ये कोच पोस्टुलेट्स लागू नहीं होते, क्योंकि उसको हम लोग आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर पा रहे थे। बात क्लियर है। कुछ और भी है, लेकिन मेजरली ये आपको एग्जांपल ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको नोट कर लें, ठीक है। मैंने बताया आपको द कॉच पोस्टुलेट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, as it does not grow in artificial culture medium. इसके अलावा वैसे रिकेट्सिया है, क्लेमाइडिया है, ये कुछ बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, इनके अंदर भी नॉर्मली अप्लाई नहीं होता, लेकिन नॉर्मली आपसे जो पूछा जाता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लीजिए, अभी मैं आपको पीछे बता रहा था एक पॉइंट, वहां उसको दोबारा से नोट कर लें। ओसवाल एंड टिप्पो ने इसको थैलोफाइटा में रखा, हाँ नोट करें। बैक्टीरिया इंक्लूड इन थैलोफाइटा ड्यू टू देयर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, ड्यू टू देयर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स लाइक ऑस्मोट्रॉफिक नेचर, ऑस्मोट्रॉफ बोलते हैं जो अपने सराउंडिंग से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक ऑस्मोट्रॉफिक नेचर, कमा
रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। ओके, चलिए, तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स थे, हमने अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर डिस्कस किए। अब फटाफट लेकर के चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कौन छोटा कौन बड़ा, ऐसा है ना। और देखिए टाइम टू टाइम है, हो सकता है वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन जो होता है अच्छा होता है। मालूम है आपको, अगर आप डॉक्टर बन जाए गुड, अगर आप टीचर बन जाए और आप यहाँ पर नीट पढ़ाने के लिए आएंगे तो उसको हो सकता है कुछ नया एग्जाम्पल आपको निकल कर चले। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हम लोग जब पढ़ते थे तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो था दैट वाज द डायलिस्टर, ठीक है ना। ओके, अब जो है उससे भी छोटे बैक्टीरिया वगैरह डिस्कवर कर लिए, नोट करें। यस, हम लोग बात कर रहे थे बैक्टीरिया साइज, यहां पर लेके चलें द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। नंबर 1, it is Haemophilus influenzae। यस, पहले मैं सोचता था कि इन्फ्लुएंजा में जरूर वायरस रहा होगा। यस, इन्फ्लुएंजा का वायरस तो होता है। एनीहाउ याद रखिएगा, नंबर 1 Haemophilus influenzae, और दूसरे पर लेके चलेंगे इट वाज द डायलिस्टर, ठीक है ना। यस, बैक्टीरिया का नाम है। हम जब पढ़ते थे तो सबसे छोटा हमारे पास यही रटा हुआ था कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज डायलिस्टर, ठीक है। ठीक है, अब इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, दोनों पर दिए हुए हैं, अल्टीमेटली आप इसको क्लिक करेंगे हीमोफिलस को, और केवल डायलिस्टर दिया हुआ तो दैट इज द स्मॉलेस्ट। मेरी बात कुछ क्लियर है ना। इसके बाद में लीजिएगा लार्जेस्ट बैक्टीरिया, दैट इज द largest bacteria, it is number 1 पे Bigotia। yes, it is Bigotia, और दूसरे नंबर पे लेके चलेंगे it is Spirillum। ओके, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल याद रखिएगा, जनरली आपसे पूछे जाते हैं। ओके, एक छोटी चीज और लेकर चलते हैं, वो पूछता है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक आपने एक टर्म पढ़ी होगी, कोई चीज जो हर जगह मिल जाती हो, जहां इसके होने के चांसेस हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए आप टर्म लेकर चलते थे, इट इज कॉस्मोपॉलिटन, ऐसे है ना, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। बैक्टीरिया के साथ में एक टर्म लेकर चलते हैं, इट इज यूबिक्वस, यस, इन हैबिट, जहां भी उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाएगी वहां पर वो पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपने समझ लिया, वो आपने रट लिया, इंग्लिश वालों ने बताया द गॉड इज कॉस्मोपॉलिटन, ईश्वर सब जगह है, तो इसका मतलब द बैक्टीरिया इज कॉस्मोपॉलिटन, आपने समझ लिया कि सब जगह है। लेकिन वो कहता है ये ना हटा करके ये वाली टर्म लगा दिया, इसलिए मैं आपको अलग से नोट कराया, ठीक है। बट अब ये बताइएगा, नॉट फाउंड इन, कहां नहीं मिलेगा, बोलिए, इन डिस्टिल्ड वाटर, यस, एंड ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन, ठीक है। चलिए, अभी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी आप फटाफट ले लीजिएगा। अबाउट द शेप ऑफ बैक्टीरिया, कुछ कॉमन सी चीजें उनको समझ लीजिएगा, जो आप मतलब अपनी 11th-12th क्लासेस में नॉर्मली पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हमें जहाँ फोकस करना है केवल और केवल एग्जाम्पल्स के ऊपर ज्यादा करना है। तो आपको लेके चलना है, एक होता है आपका कॉकस, मालूम है ना कैसा होता है, स्फेरिकल,
फोकस मतलब गोल, ठीक है ना। बाकी अगर अकेला है तो आप कह देंगे माइक्रोकोकस, एक साथ दो के पेयर में है आपने कह दिया डिप्लोकोकस, यस। अगर वो चेन में है आपने कह दिया स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना। और इसके अलावा आपने बताया कि भाई इसका क्लस्टर बना हुआ है, गुच्छा बना हुआ है, इसको नाम दे दिया स्टेफाइलोकोकस। ये टर्म थोड़ी सी इट इज स्टेफाइलोकोकस, यस। इसको क्या बोलते हैं, चेन का मतलब जहां भी होता है किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। इट इज डिप्लोकोकस, इट इज मोनोकोकस कह दीजिए इसको या माइक्रोकोकस कह दीजिए, की बात है, ठीक है ना। ओके, अब इसके एग्जांपल्स, जिन बैक्टीरिया के नाम इनसे रिलेटेड हो वो सारे सर कैसे हैं, इसीलिए चलते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें हम लोग लेके चलेंगे डायलिस्टर, इसका मतलब ये बैक्टीरिया लार्जेस्ट इन इट इज लार्ज इन साइज, ठीक है ना। सारे बैक्टीरिया में ये जो कॉकस बैक्टीरिया होते हैं ये साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ओह आई एम सॉरी, स्मॉलेस्ट, आई एम सॉरी, हाँ यस, डायलिस्टर स्मॉलेस्ट, इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज। बाकी के इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ये ध्यान आ रहा है आपको नहीं, ये नाम आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है जेनेटिक्स में, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनियाई, मालूम है ना। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द ग्रिफिथ, ध्यान आ रहा है ना, दो स्ट्रेन थे आर और एस। खैर चलिए, तो मेरा मतलब ये हुआ कोकस के एग्जांपल्स में मेजरली आप लोग नोट कर लें, दैट इज डायलिस्टर, डिप्लोकोकस। इसके अलावा दीज आर द मोस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, लिख लें, दीज आर मोस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा पैथोजेनिक भी यही हो गए, तो लिख लें हाईली पैथोजेनिक। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं, इट इज बैसिलस। बैसिलस का मतलब ये क्या है, रॉड शेप है, और उसी हिसाब से हो जाएगा कि माइक्रोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस एंड स्टेफाइलोबैसिलस जो भी रहा होगा, ठीक है ना। सबसे जरूरी चीज, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इसी तरह के होते हैं, यस। इनके कुछ एग्जांपल्स नोट कर लें, इट इज एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई बोलते हैं इसको, एग्जांपल्स नोट करें। एस्चेरिशिया कोलाई कहां रहता है, इंटेस्टाइन में। कहां, इंटेस्टाइन में तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, कोलोन में, नाम से ना कोलाई लगा हुआ है। एक और रहता है उसका नाम ई कोलाई है, प्रोटोजोन है, यस 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 यस। हिस्टोलिटिका तो इंटेस्टाइन में रहता है। एंटमीबा की 3 स्पीशीज आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे। एंटमीबा जिंजिवलिस जो आपके टाटर में रहता है दांतों के, नॉर्मली पायोरिया को अग्रीवेट करता है, बढ़ावा देता है। दूसरा होता है आपका जो इलियम पार्ट है, यहाँ पर मिलेगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका जिससे कि आपका ब्लडी क्या बोलते हैं उसके लिए खूनी पेचिश हो जाती है, डिसेंट्री हो जाती है। और एक होता है जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट यानी उसमें क्या नाम, कोलन पार्ट में रहेगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं ना, कौन कौन से, सीकम, अरे असेंडिंग तो कोलन का पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम, 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो कोलन जिसके लिए आप बात करें सबसे बड़ा जो होता है, जिसको मेजर पोर्शन ऑफ द बॉडी आप कहा जाता है, इट इज यू शेप। ऊपर की तरफ बात करेंगे फिर से ना, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन, वो अलग अलग डिवाइड कर देंगे। खैर कुल मिलाकर के मेरा मतलब ये हुआ कि जो कोलन पार्ट है उसके अंदर नॉर्मली मिलता है कई सारी चीजें इससे रिलेटेड, क्योंकि अलग से टाइप स्टडी नहीं है। ई कोलाई ये तो यही हो गया, कोलन में है, नाम से पता लग रहा है, याद रखिएगा। इट इज द इंडेक्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, इंडेक्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, स्पेशली किसका, सीवेज का। यानी कोई भी पानी अगर आपको नेचुरल बॉडी मिली है, तालाब है, झील, झरना, कुछ भी है,
तो वो पानी ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए फिट है भी कि नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उसमें पर यूनिट एस्चुरेशन कोलाई की नंबर कितना रहा होगा। अगर एक लिमिट जो भी उसका स्टैंडर्ड है, आपको इकोलॉजी में पढ़ेंगे उस चीज को, तो उस स्टैंडर्ड से ज्यादा अगर इकोलाई के नंबर्स हैं, इसका मतलब उसको आप लोग कंजम्पशन में यूज नहीं कर सकते, इस्तेमाल में नहीं कर ले सकते। खाना पीना तो छोड़िए, बाकी काम भी नॉर्मली नहीं कर सकते। बात क्लियर है ना? ओके। सीवेज ट्रीटमेंट जो करते हैं हम लोग, वो आपका जो इकोलॉजी की लास्ट यूनिट है 10th, उसके अंदर आपका आता है ना कि बायोलॉजी इन क्या था वो, इन्वायरमेंटल इश्यूज, लास्ट चैप्टर है आपका, उसमें हम लोग लेके चलते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट जो है, तो सीवेज ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल इश्यूज में जो आता है वो क्या रहता है, ई कोलाई को उसमें से अलग करना है, पहली बात तो समझ रहे ना। तो मैं अभी यहाँ जो बताना चाहा आपको वो ये है कि ई कोलाई इज द इंडेक्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, पर्टिकुलरली द सीवेज पॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा मैं क्या कहता है, इससे मिलता जुलता एक नाम और लिख देते हैं, दैट इज द एंटमीबा कोलाई। तो तीन बताया आपको, जिंजीवालिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड एंटमीबा कोलाई। समझ रहे ना? ये क्या है, नेचर में कॉमन सेल है। आप पढ़ते हैं ना कई तरह की नेचर होती है, पैरासाइट्स होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म होता है, प्रोटोकॉपरेशन, कई तरह के रिलेशंस होते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा मतलब ये हुआ कि कॉमन सेल है, मतलब है तो गुड, नहीं है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे हेल्प क्या करेगा इसकी, बायोलॉजिकल आपके फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प इन बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन के एंड B12। आप क्लियर है ना? तो उन दोनों की बायोसिंथेसिस में ये आपका जो क्या चाहिए, ये एंटमीबा कोलाई जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट कर देता है। ठीक है ना? लेकिन कोई खास रोल उसका नहीं है। खैर, तो मैंने बताया इसके एग्जांपल्स में ई कोलाई लिया आपने, दूसरा बैसिलस से जितनी भी स्पीशीज आएंगी, यानी कि एंथ्रेक्स बैसिलस वगैरह वो आ जाएगा अपना बेसिक के अंदर। एक और इसमें साथ लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ते हैं, लेग्यूम्स जानते हैं, बैक्टीरिया रहता है, यस यस यस, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो बैक्टीरिया है, नाम है उसका राइजोबियम लेगुमिनोसोरम। यस। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, आप मुझे खुद ध्यान नहीं आ रहा फिलहाल में, आप उसको देख के आइएगा नया नाम क्या है। हाँ, राइजोबियम तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वैसे बेसिकली राइजोबियम आता है, कभी उसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है ना? वैसे राइजोबियम लेगुमिनोसोरम एग्जांपल लिख लें, दैट इज आल्सो अ रॉड शेप बैक्टीरिया, बैसिलस टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। यस। इसके अलावा आपके जो एजेटोबैक्टर वगैरह रहते हैं, ओके, एजेटोबैक्टर ये आप लोग पढ़ते होंगे कहाँ, नाइट्रिफिकेशन में, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है, एजेटोबैक्टर होता है, तो लिख लें एजेटोबैक्टर इज आल्सो अ बैसिलस बैक्टीरिया। इसके अलावा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोबैक्टर, ये आप लोग पढ़ते हैं अमोनिफिकेशन में, नाइट्रोजन साइकिल पे, ये भी कैसे हैं, सब इसी नेचर के। तो नेचर में सबसे ज्यादा मिलने वाला जो बैक्टीरिया है वो कैसा होगा, बैसिलस शेप का होगा। ठीक है। नेक्स्ट लीजिएगा स्पाइरलम। यस, स्पाइरलम के लिए खास बात क्या बताई थी मैंने अभी, स्पाइरल शेप है, तो नाम से पता लग रहा है इसका कि दैट वुड बी स्पाइरल शेप। तो खास बात क्या बताई थी, इट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक। दूसरी चीज, स्पाइरलम का एक एग्जांपल लेके चलते हैं, दैट इज, बोलो, ट्रैपोनीमा पैलिडम। एसटीडीज पढ़ते हैं आप लोग ह्यूमन में, जब आपका एक यूनिट नंबर 6 का 4th चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वहां पर आप बहुत सारी एसटीडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी से रिलेटेड जो एक डिजीज आती है, इसको बोलते हैं ट्रैपोनीमा पैलिडम, इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ दैट डिजीज। आई थिंक सिफिलिस का है। ओके, चलो जिसका भी रहा हो, अल्टीमेटली मेरा मतलब ये कहने का कि इसका एग्जांपल जो है ट्रैपोनीमा हो गया। ओके। इसके अलावा नेक्स्ट लेके चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज कॉमा शेप। यस, कॉमा शेप कुछ नहीं, बैक्टीरिया होता है, बेचारे छोटी पूंछ है, आपने सिर्फ मान लिया कॉमा शेप है। ठीक है ना? इट इज वाइब्रियो कोलेरी, और ये आज से नहीं, जब से हम पढ़ते तब से जो है पूछा जाता है कि कॉमा शेप बैक्टीरिया कौन सा होता है, दैट इज द वाइब्रियो कोलेरी। हैजा का बैक्टीरिया है, कोलेरा का बैक्टीरिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट लीजिएगा फिलामेंटस बैक्टीरिया। एक और में, इट इज फिलामेंटस बैक्टीरिया। ओके, मतलब काफी हद तक ये आपको बैसिलस से मिलता होता है, लेकिन इससे लंबे लंबे फिलामेंट्स होंगे इसमें। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या जाएगा, इट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन।
स्ट्रेप्टोमाइसीज। ठीक है ना। अब जरा ध्यान कीजिए, मैं आपको बोला था कि जो थैलोफाइटा है उसमें हम लोग दो तरह के फंगस लेके चलते हैं। एक होता है कि मिक्सोमाइकोटा और एक होता है यूमाइकोटा, मालूम है ना। मिक्सोमाइकोटा जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक फंगस को लिया जाता है। बेसिकली द प्रोकैरियोटिक फंगस आर बैक्टीरिया, और प्रोकैरियोटिक है तो बैक्टीरिया होंगे ही। बेसिकली दे आर एक्टिनोमाइसिटीज। एक ग्रुप आता है, मैं आपको बोला भी था कि एक्टिनोमाइसिटीज पेनिसिलिन के बाद में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक बनाने वाला ग्रुप है। ठीक है, तो दीज आर द प्रोकैरियोटिक फंगाई। स्ट्रेप्टोमाइसीज वगैरह जो होती है वो नॉर्मली इसी कैटेगरी में आती है। ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द कॉमन शेप ऑफ द बैक्टीरिया एज कॉमनली फाउंड अलोंग विद द एग्जांपल्स। इसके अलावा एक और लेते हैं बड़ा अच्छा, दैट इज द प्लियोमॉर्फिक। इट इज प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक, ये प्लियोमॉर्फिक एक जगह और पढ़ेंगे आप लोग जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस। हाँ जी, मैं इससे अलग हट के बात कर रहा हूं। आप दो तरह के जीन्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पॉलीजेनिक इफेक्ट, होता है ना, यानी कि व्हेन मैनी जीन कंट्रोल अ सिंगल फंक्शन, होते हैं ना। उसका एग्जांपल लेके चलते हैं आप लोग, ह्यूमन स्किन कलर। निसेल्सन एंड एहले का जो एक एक्सपेरिमेंट है जो स्किन के कलर के लिए बताता है कि भाई जितने डोमिनेंट जीन होंगे उसी हिसाब से उसके अंदर क्या होगा, मेलानिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। जितना डोमिनेंट जीन्स की नंबर कम होते रहेंगे, जैसे बढ़ते रहेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, उसका कलर फेयर होता रहेगा, ऐसे ना। खैर, तो ये पॉलीजेनिक इफेक्ट होता है। इससे दूसरी तरफ जो हम लोग बात करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द प्लियोमॉर्फिक जीन्स, होते हैं ना, मतलब सिंगल जीन मल्टीपल फंक्शन। ठीक है, वापस आ जाओ लौट करके। प्लियोमॉर्फिक का मतलब जो हुआ, ये अब इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अब जरा सोचिएगा, एक छोटी सी बात सोचिए, एनिमल्स के अंदर स्केलेटल सिस्टम होता है, प्लांट्स के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता जी? नहीं, हालांकि ये तो सब ऊपर वाला जाने क्यों नहीं बनाया उसने, लेकिन नॉर्मली हम जो लॉजिक लगाते हैं, हमारा काम क्या है, एक्चुअली वी आर जस्ट लाइक दैट। आपने कहानी सुनी भी लाल बुजक्कड़, वो जबरदस्ती हर चीज के लिए कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेते हैं। वही इंसानों का काम है, हम हर चीज के लिए रोज ऐसा ऐसा रहा होगा। पूरा आपका जो एटॉमिक केमिस्ट्री है, एटॉमिक फिजिक्स है, वो सारी कहानियों पे तो है। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन होता है, मान लिया प्रोटॉन होता है, अब उसके भी नीचे चले गए, नहीं साहब नहीं, वो एंटी न्यूट्रिनो भी चलता है, कौन कौन से चलते हैं पार्टिकल प्रोसेस, पॉजिट्रॉन भी होता है। खैर, मेरा मतलब देखा तो किसी ने नहीं है ना। हो सकता है कल कोई थ्योरी आए, वो सबको फेल कर दे, बोला किताबों को उठा के फेंको, नई किताबें लेकर आओ, नई थ्योरी है। वही चीज मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ। तो मैं अभी जो बात कर रहा था कि एनिमल्स के अंदर स्केलेटल सिस्टम है, किसी ना किसी फॉर्म में है, चाहे वो छोटा सा अर्थवॉर्म रहा हो, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। आपके अंदर तो खूब अच्छा हड्डियों का और बाकी चीजों का भी स्केलेटन बना हुआ है। बिकॉज ऑफ व्हाट, स्केलेटन इज नीडेड फॉर टू प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू द ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही है ना, डेफिनेट शेप देगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उनके ऊपर ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि उनको पर्टिकुलर शेप दे सके। शेप प्रोवाइड करने का काम सेल के अंदर कौन करती है? सेल वॉल करती है। एनिमल्स में सेल वॉल होती नहीं है, बात क्लियर है ना। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से उसको एक डेफिनेट शेप रहता है। अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो अपनी मर्जी से कहीं लिमिट से बाहर नहीं जा सकता सेल वॉल को क्रॉस करके, ऐसे है ना। वापस लेके चले तो जरा सोच लीजिए, कौन सा बैक्टीरिया का ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती? एंड दैट इज, yes, it is mycoplasma, which is called as bacteria without cell wall. ग्राम पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। ओके, चलिए क्या, तो माइकोप्लाज्मा जो है इसका एग्जांपल है, दीज आर द प्लियोमॉर्फिक इन शेप। ठीक है, सो दीज आर कॉमन एग्जांपल्स अबाउट द शेप ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच आई हैव डिस्कस हियर। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं अबाउट द मोटेलिटी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो मोटेलिटी है, और नॉर्मली आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर होती है, इसको फ्लैजिलम बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम और यूकैरियोटिक फ्लैजिलम में कोई डिफरेंस रहता है क्या? अब पहुंच जाइए वापस साइटोलॉजी में। मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने थोड़ी सी बायोलॉजी मतलब 11th-12th लेवल की रफली पढ़ ली है, जितना कि गुरुजी ने, आपके मैडम ने, या जो भी टीचर रहे उन्होंने पढ़ाई होगी, तो थोड़ा सा आइडिया उसकी तरफ से लेते हुए चलें। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम और यूकैरियोटिक फ्लैजिलम में क्या डिफरेंस रहेगा? यस यस यस, सही पहुंच रहे हैं आप। देखिए बच्चे, एक चीज समझ लेना, थोड़ा सा जरूरत होती है कॉन्फिडेंस की, और वहीं हमारा कॉन्फिडेंस एग्जाम में डर जाता है, मतलब थोड़ा सा डगमगा जाता है, होता है ना।
दो चीज याद रखना, पहली बात दिमाग में जो तुरंत आए तुरंत आंसर मोस्टली सही होता है, यस। और दूसरा ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो कि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, बस जरूरत है उसको केवल रिकॉल करने की और थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने की, ठीक है, ओके। आप सही कह रहे हैं, वहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में 9+0 का स्पोक अरेंजमेंट रहता है, यस, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 9+2 का रहता है, ठीक है ना। जो सेंट्रल हब होगी उसमें दो वो होंगे, हटा दें इसको। चलिए, वैसे नोट्स बना के लाने में ये फायदा है कि सिलेबस जो है टाइम में हो जाएगा, वरना हम एक जगह अटके रहते हैं, ओके। अभी हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया, ऐसी है ना। यस, थ्रू द फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, अभी हम लोग जब इसकी साइटोलॉजी पढ़ेंगे बैक्टीरिया की तो उसके बारे में डिटेल में लेके चलेंगे, भाई क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। खैर, मोर्टेलिटी लेकर के चले। अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्लैजिला के हिसाब से, अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। कई चीजों को ना आप एक सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, जैसे आपने याद किया ना कि संडे मंडे ट्यूसडे करते हुए एक क्रम में लगा लिया तो आपको पक्का मालूम है कि जिसके बाद में क्या आएगा, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ऐसे करके आप लोग क्या, इसको भी लगा लीजिएगा। जैसे नॉर्मल वे में लेके चलते हैं, सबसे पहले आपने कहा इट इज ए ट्राइकस। ट्राइकोम्स है ना, ट्राइकस जो लिखते हैं हम अपना ट्राइकोम्स, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है, सही है ना, ओके। तो ए ट्राइकस एब्सेंट, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, मोस्टली कोकस लिखते रहते हैं। दूसरा मोनोट्राइकस एक है, यस। देन नेक्स्ट एक चलते हैं, इट इज एम्फीट्राइकस। एम्फी मतलब दोनों तरफ, मतलब ये है कंडीशन। इसका एग्जांपल तो आप समझिएगा ना, कोमा शेप बैक्टीरिया, वाइब्रो कोलेरिया, अरे कोमा जैसे तो बन गया, ठीक। एम्फीट्राइकस। इसके बाद में दूसरा जो होता है दैट इज द लोफोट्राइकस, ये इससे पहले आप लोग लेके चले सेफेलोट्राइकस, सॉरी इसे लेके सेफेलोट्राइकस। इसके बाद में लेके चलते हैं लोफोट्राइकस, इसके बाद में लेके चलते हैं पेरिट्राइकस, यस। मतलब यहां पर आपने बताया है ही नहीं, मोनोट्राइकस यानी एक तरफ एक फ्लैजिला होगी, एम्फीट्राइकस इसका मतलब दोनों तरफ एक फ्लैजिला होगी। फिर यहां बात करते हैं सेफेलोट्राइकस, देयर विल बी टफ्ट ऑफ फ्लैजिला ओवर अ सिंगल साइड ऑफ द बैक्टीरियम, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट लेके चलते हैं लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब दोनों तरफ दो टफ्ट ऑफ बैक्टीरिया होंगे। और पेरिट्राइकस लेके चले एंड दैट इज ई कोलाई की तरह से चारों तरफ बैक्टीरिया फ्लैजिला जिसमें पाए जाएंगे, ठीक है ना। फटाफट इनके एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। एट्राइकस जैसे माइक्रोकोकस, एट्राइकस माइक्रोकोकस। दूसरा पास्चरेला, पास्चरेला पेस्टिस किसका है। देखिए एक चीज और समझ लेना, मतलब यहां पर हम जानबूझ करके आपको डिजीज के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एग्जांपल्स नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि उन्हें फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, उतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम लोग उस चीज को दो बार तीन बार पढ़ें, या लेकिन फिर भी वर्बली मुंह पे आ जाता है तो आप उसको बताते जरूर चलिए कि हाँ इसके साथ में ये डिजीज थी, ठीक। पास्चरेला पेस्टिस में पूछा था अभी आपसे, प्लेग जानते हैं ना, प्लेग का बैक्टीरिया, प्लेग किससे स्प्रेड होगा, वेक्टर कौन होगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर आएगा उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि भाई एक तो पैथोजन होता है जो बीमारी करता है, एक वेक्टर होता है जो उसको फैलाता है, ऐसे ही ना। वो अलग बात है कि वेक्टर अगर फिजियोलॉजिकल वेक्टर है तो हम उसको होस्ट कह देते हैं, होता है ना। वो अलग बात है कि प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, डिपेंड करता है। खैर, तो मैंने बताया इसमें एक एग्जांपल माइक्रोकोकस और दूसरा जो लेके चले दैट वाज द पास्चरेला। अब लेके चलते हैं मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में लिखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने बताया अभी, क्या था, वाइब्रो कोलेरिया, हैजा वाला बैक्टीरिया जो है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लिखें, यहां आप बोले इट वाज द वाइब्रियो कोलेरिया। इसके बाद में एक और लेके चलिए थियोबैसिलस। अब जरा बताओ जरा
थियोबैसिलस कहाँ पढ़ा है आपने? जब नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन साइकिल बहुत अच्छी तरह से भी एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि भले ही वो आगे वाले यूनिट्स में है जाकर के न्यूट्रिशन में, लेकिन नॉर्मली ये है कि आप एक बार में क्लियर नहीं होगा, बैक्टीरिया के नाम वगैरह आपको जो है याद करने पड़ेंगे। थियोबैसिलस में बात कर रहा था, तो थियोबैसिलस याद रखिएगा, डीनाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होता है लास्ट में, क्लियर है ना, तो थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, जो बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन करेगा यानी वापस उसको तोड़ मोड़ करके एनवायरनमेंट में फ्री कर देगा, क्लियर है ना। तीसरा एग्जांपल लीजिए इसमें, दैट इज सुडोमोनास। सुडोमोनास चलिए, सुडोमोनास वगैरह जो रहते हैं वो क्या बोलते हैं उसके लिए, बैसिलस सबटिलिस वगैरह जो होते हैं क्या बोलते हैं, जो सन वगैरह गलाते हैं आप लोग फाइबर्स वगैरह बनाने के लिए, गाँव में होता है ना, वो पेड़ ढेंचा वगैरह के पेड़ काट दिए आपने और उसको बांध करके डाल दिया उसमें पोखर में, और उसको धीरे धीरे करके गलाते रहते हैं, ठीक है। चलो रेटिंग बोलते हैं इसको, रेटिंग, रेटिंग ऑफ द फाइबर्स। नेक्स्ट लेके चलते हैं, मैं बताया आपको एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में आपने कहा कि एक एक बैक्टीरिया दोनों तरफ होगा, और इसका एग्जांपल लीजिए, दैट इज द नाइट्रोसोमोनास। तो ये नाइट्रोसोमोनास भी आपने कहा पढ़ा होगा, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोबैक्टर, नाइट्रोजन साइकिल में। तो बता रहा हूँ ना, नाइट्रोजन साइकिल अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको कई जगह पर वो काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लीजिएगा लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस एग्जांपल ले लें, साल्मोनेला। साल्मोनेला मालूम है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, ओके। नेक्स्ट लीजिएगा सिफेलोट्राइकस, जिसमें एक तरफ गुच्छा मिला था, इट इज द कॉर्नी बैक्टीरियम। कॉर्नी बैक्टीरियम कॉर्नी बैक्टीरियम एक तो होता है ट्यूबरकुलोसिस वाला माइकोबैक्टीरियम होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, जब ध्यान आएगा बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस में बड़ा अच्छा एग्जांपल, इट इज द एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, ओके। सो दिस इज अबाउट द मोटिलिटी इन द बैक्टीरिया। पहुंच गए, बड़ी तेज चलती है, ओके। इसके बाद में ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, और जिसमें से मैं देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ग्राम स्टेनिंग। मालूम है आपको, एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, क्रिश्चियन ग्राम। उसने एक टेक्निक डेवलप की थी बैक्टीरिया को स्टेन करने की। उसके हिसाब से उन्होंने क्या बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बेसिकली इसके अंदर क्या लेके चलेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट, और बाद में उसको जो ट्रीट करेंगे आयोडीन के साथ में, यस, उसमें पिंक कलर आ जाएगा। अब पिंक कलर जो है रिटेन रहेगा, बना रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और अगर चला गया, कलर नहीं रहा, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया, यस। वैसे तो आपको मिल जाएगा, मैं वर्बली बता रहा हूँ क्योंकि टाइम के हिसाब से देखना है हमें। आपने क्या करना है कि ये टेबल आपको कहीं मिल जाएगी, अदरवाइज यहाँ पर इन मैडम के थ्रू आप मैसेज भेज दीजिएगा उनके पास, ग्रुप में जो है ऐड करने के लिए, जिससे कि वैसे तो आपको मटेरियल मिल जाएगा, अदरवाइज ये कि मैं अपनी तरफ से भी जो है मटेरियल आपको सेंड करूँगा, ठीक है, ओके जी। बोलिए बोलिए। नहीं मिलेगा तो मतलब आप प्रिंटर वाली बात नहीं करूँ, मैं करूँ कि मैं जो भी बना करके लाया हूँ राम खानी, इसको मैं आपको दे दूंगा, आप चाहें तो उसमें नोट कर लीजिएगा, यस। अदरवाइज जहां आपको और अच्छा मिल रहा हो मटेरियल आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। बाकी प्रिंटेड की ऐसी कोई यहाँ जानकारी नहीं, ओके। हाँ चलिए फटाफट हम लोग बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों के बीच में डिफरेंसेस लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले लेकर चलेंगे सेल वॉल के नेचर को लेकर के। तो आपको मालूम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो पॉजिटिव है तो ज्यादा ही होगा ना कोई चीज, आपको तीन फॉर्म में ले सकते हैं, एक तरफ कैरेक्टर्स ले लीजिएगा, फिर पॉजिटिव ले लीजिएगा, फिर नेगेटिव ले लीजिएगा। फटाफट जो अपने नोट करते चले आइए। दैट इज आपने ये कैरेक्टर लिया अबाउट द सेल वॉल नेचर, तो आपने बताया कि यहाँ पॉजिटिव में, देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा, केमिस्ट्री में कम होता है, मालूम है ना। पॉजिटिव कब बनता है, जब उसके बेचारे के इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं। वैसे उसको खुश करने के लिए कह देते हैं कि भाई धनी हो गए,
लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कम हुए ना उसके, और जो कर्जदार है वैसे तो उसके पास में संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं तुम रेडी हो। एनीहाउ, तो पॉजिटिव का मतलब सेल वॉल विल बी थिक एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ द लिपिड्स, 2% लिपिड, जबकि नेगेटिव के अंदर सेल वॉल कैसी होगी, हल्की होगी, थिन होगी एंड हैविंग हाई अमाउंट ऑफ द लिपिड अप्रोक्सीमेट 20%। यस, बाकी लेके चलते हैं। नेक्स्ट लीजिए अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर वेरी फ्यू इन पॉजिटिव व्हाइल मोर इन नेगेटिव। अभी आपने बात की थी सेल वॉल की जो नेचर है, सेल वॉल की नेचर में आप लोग बात करते हैं कि भाई पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है, म्यूरेनिक एसिड होता है, ओके, और फिर इनकी अपने अपने नेचर है कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन के अंदर क्या क्या होगा, सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट होंगे और क्या होंगे, अमीनो एसिड यानी अमीनो पेप्टाइड्स वगैरह रहेंगे जो भी रहेंगे, ओके। इसमें लीजिएगा पेप्टाइडोग्लाइकॉन, तो दैट विल बी मोर इन पॉजिटिव और लेस इन नेगेटिव। एक और आप पढ़ते होंगे टैक्कोलिक एसिड, टाइकोलिक एसिड more in positive, less in negative. Tacolic acid, TEICHOLIC, tacolic acid. नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर आती है जिसे हम लोग कहते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम मालूम है आपको? यस, these are related with the not only the respiration, it is related with the aerobic respiration, and these are the analogous of the mitochondria. Because of what? These are the foldings of the inner membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं। ऐसे ही क्या रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्या है, हम ऐसा मान के चलते हैं, थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, यानी जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं आपकी सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो वास्तव में क्या है, वो पहले कभी बैक्टीरिया रहे होंगे, और बैक्टीरिया क्लाइमेट चेंज हुआ और क्या हुआ, एक बड़ी सेल के अंदर घुस गए और उन्होंने क्या हुआ, एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिया, क्योंकि उनके अंदर बैक्टीरिया वाली सारी स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है ना। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया रहे होंगे उन्होंने जाकर के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बना ली होगी। मतलब की बात पे आते हैं, मीजोसोम्स विच आर एनालोगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया एज एग्जिबिट एरोबिक रेस्पिरेशन। यस, द एंजाइम्स ऑफ द ETS आर फाउंड ओवर द मीजोसोम्स, ठीक है। तो ये जो होंगे कहां होंगे, ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट ऑन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया while absent in case of the negative bacteria. एक स्ट्रक्चर आप लोग लेके चलेंगे पिलाई। नॉर्मली आपने दो चीज पढ़ी होंगी, एक पढ़ा है फ्लैजिला और एक पढ़ा है सीलिया, मालूम है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए फ्लैजिला मोस्टली हम लोग जो बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में वो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, एक है, दो है, गिने चुने नंबर्स होंगे, ऐसे है ना, और थोड़े साइज भी होंगे, बाकी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफर है, और जहां ग्रुप मिलेगा बहुत सारे मिलेंगे उन्हें हम लोग सीलिया कह देते हैं। पैरामीशियम की बॉडी पर क्या मिलते हैं चारों तरफ? सीलिया। यस, यूग्लिना है, उसका एक लंबा सा हंटर सा निकला रहता है, वो क्या होता है? फ्लैजिला, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको जो बताया सेक्स पिलाई, तो क्या है कि वास्तव में बैक्टीरिया की सरफेस के चारों तरफ छोटे छोटे सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं इसमें, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करेंगे, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेक्स पिलाई, ठीक है ना। सो दीज सेक्स पिलाई आर मोर इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव, उल्टा है, सेक्स पिलाई आर एब्सेंट इन पॉजिटिव व्हाइल प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यस, नेक्स्ट एक चलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव में कम होगा और नेगेटिव में ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली आप ये भी कह सकते हैं जब रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा है इसका मतलब वो खतरनाक है, वो बीमारियां ज्यादा करेगा। तो पैथोजेनेसिटी किसकी होगी? नेगेटिव की ज्यादा होगी। लिख लें, पैथोजेनेसिटी लेस इन पॉजिटिव एंड मोर इन नेगेटिव। अब एक और चीज आती है, एंटीबायोटिक को रोक कौन रहा है? आपके पास जो ढाल होगी, जो शील्ड होगी, वही तो रुकेगी। तो कैप्सूल लीजिए, कैप्सूल एब्सेंट इन केस ऑफ द पॉजिटिव बैक्टीरिया व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द नेगेटिव बैक्टीरिया।
ओके ओके, चलिए अभी यहां थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग कुल मिलाकर के यहां वापस आते हैं हम लोग कहां, मोनेरा पर, और मोनेरा के अंदर जो बेसिक ग्रुप्स लेके चलेंगे, इसमें एक ग्रुप आएगा, इसे कहते हैं हम लोग आर्कीबैक्टीरिया, मालूम है ना? अच्छा, कुछ खास नहीं पढ़ने से, बस 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं, थर्मोफिलस होते हैं। ओके, चलिए दूसरी तरफ की बात करेंगे। हमने कहा नॉर्मल वे में जिनको हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, ऐसे है ना? अब यू बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज हो सकती है, जैसे आपने कहा एक होता है बीजी, क्या बोलते हैं इसको? वो तो है साइनोबैक्टीरिया, मालूम है ना? साइनोबैक्टीरिया, एंड बेसिकली दीज आर, कौन सा ग्रुप है? एल्गी, प्रोकैरियोटिक एल्गी, नाम से पता लगा ना, ब्लूमिन एल्गी। और बाकी नाइट्रोजन फिक्सेशन की बहुत सारी कहानी इसी से रिलेटेड है, बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैविंग अ स्पेशल स्ट्रक्चर, हेटेरोसिस्ट। ओके, चलिए आगे लेके चलते हैं। मैंने बताया एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिनोमाइसीटीज। ओके, दीज आर प्रोकैरियोटिक फंगाई, बताया था अभी आपको। बेसिकली क्या है? प्रोकैरियोटिक फंगाई है। इसके अलावा एक और लेके चले आप लोग ग्रुप, इसको बताया आपने माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या बताया आपने? दीज आर बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा एक और ग्रुप आता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लैमाइडिया, क्लैमाइडिया। यस, ये नॉर्मली आप लोग लेके जरूर पढ़ेंगे, कुछ एसटीडीज वगैरह आती हैं, तो फीमेल्स के अंदर कुछ एसटीडीज डेवलप करता है क्लैमाइडिया। यस, स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। 7 ग्रुप्स होते हैं, 3 और 3 6, एक और कौन सा रह गया? इट इज रिकेट्सिया। यस, इट इज रिकेट्सिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 7 मेजर ग्रुप्स हैं जिनको कि आपको मोनेरा के अंदर लेकर के चल रहा है। अब कुछ जर्नल पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर नॉर्मल डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द सेल वॉल। अभी आपने बताया जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन है, और पेप्टाइडोग्लाइकॉन या इसको म्यूरेमिक भी बोलते हैं या म्यूरेमिक एसिड बोलते हैं। ओके, अल्टीमेटली इट हैविंग पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो शुगर्स। पॉलीसैकेराइड के केस में ग्लूकोज हो सकता है, मैनोज हो सकता है और गैलेक्टोज हो सकता है। ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज, कोई डिफरेंस है तीनों में? जाकर के देखिएगा। कार्बन नंबर 4 का अगर आप देखेंगे ओरिएंटेशन, तो वो क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अंतर हो जाएगा। और कार्बन नंबर 2 का ओरिएंटेशन आप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मैनोज और ग्लूकोज में डिफरेंस हो जाएगा। बाकी सबका सेम स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मूला, सब कुछ वही है। दोनों तीनों के तीनों क्या है? एल्डिहाइड शुगर्स है, एल्डोज शुगर बोलते हैं इसको। क्लियर? खैर, तो मैंने बताया कि पॉलीसैकेराइड के केस में क्या रहेंगे, इसमें बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ द ग्लूकोज प्लस मैनोज प्लस गैलेक्टोज तीनों मिलकर के जो है। बाकी एमिनो शुगर जो होंगी इसके अंदर स्पेशली पढ़ेंगे आप एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। यस, ग्लूटामिक एसिड लीजिए, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ओके, इसी के अंदर कुछ एमिनो एसिड्स भी हो सकती हैं, जैसे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, DHAP, सॉरी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। क्लियर? ये आप लोग पढ़ते होंगे कहां पर? जो ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे, जहां पर एल्डोलेज है, एक मॉलिक्यूल को तोड़ देगा वापस, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1 6 फास्फेट, 3 फास्फोग्लिसराइड। तो जहां 3 फास्फोग्लिसराइड बना, उसके साथ में एक इधर बनता है, ओके, DHAP। ओके, बाकी टेकोलिक एसिड होता है जो नॉर्मली मैंने बताया था, ये केवल और केवल यू बैक्टीरिया में मिलता है। ओके, अच्छा, इसको छोड़िएगा। अच्छा, मेरा मतलब ये वो कहने का कि नॉर्मली नॉन सेलुलोजिक से, अब एक पॉइंट नोट करें, अच्छा पॉइंट है। नॉर्मली सेलुलोज इज एब्सेंट, cellulose is absent in cell wall except that of Acetobacter, स्पेशली देखें Acetobacter, Acetogenum,
दूसरी स्पीशीज लिखें एसिटोबैक्टर जाइलिनम। एसिटोबैक्टर की 3 स्पीशीज आप नोट कर लें, एसिटोबैक्टर, एसिटोजीरम, दूसरी लिखें एसिटोबैक्टर जाइलिनम, और तीसरी लिखें एसिटोबैक्टर ज़ाइमोसार्सिना। एसिटोबैक्टर की 3 स्पीशीज आपने नोट करा जो एक्सेप्शनली जिनके अंदर सेलुलोज होता है सेल वॉल के अंदर। क्लियर? चलिए बाकी आपको मैं बता दिया है। माइकोप्लाज्मा को एक नाम और देते हैं, पीपीएलओ तो है ही, चलो प्यूरी निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, और स्मॉलेस्ट है, ठीक है चलो, और इट इज कॉल्ड एज जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज ऑफ व्हाट? जोकर क्या, कोई इसमें शक्ल सूरत फिक्स तो होती नहीं, कभी टोपी पहना है कभी कुछ हो गया, डेफिनेट नहीं हो सकता। ओके, याद रखना माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। बाकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, कोई खास बात नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन वही लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, वो अलग बात है कि लिपिड की अमाउंट घटती है और बढ़ती रहती है। क्लियर है ना? तो सेल मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनेशियस इन नेचर। बाकी मीजोसोम्स जो थे वो मैं बताया था आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं, ठीक है। एक स्पेशल नोट करें, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस इसका लिख लें, इट इज स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज आर एनालोगस टू लाइसोसोम्स। ये 3 जगह आपको एनालोगस मिलेगा इसमें। दीज आर एनालोगस टू लाइसोसोम्स बिकॉज दीज कंटेन, लाइसोसोम के अंदर खास बात क्या भाई, लाइसोसोम पढ़े होंगे ना आपने यूकैरियोटिक सेल में, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और उसके अंदर हाइड्रोलेजेस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। बात क्लियर है ना? तो लिख लें बिकॉज दे हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलेजेस। ओके ओके, साइटोप्लाज्म है तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स को छोड़कर के बाकी सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी कि अब अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है कि भाई डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलता है। यहाँ बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्या होंगे कि जो उनके अंदर थैलेकॉइड्स होते हैं उनके अंदर सिंगल मतलब मोनोलेमुलर थैलेकॉइड्स कहलाते हैं, लेमिला सिंगल होगी। ओके, बाकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपनी क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें कॉइन जैसे रख देते हैं, एक ऊपर एक सिक्के इकट्ठे कर देते हैं तो पूरे पूरे गिरना बन जाता है मिलकर के, है ना। तो थाइलेकॉइड की जो स्ट्रक्चर होगी, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, मोनोलेमुलर या यूनिलेमुलर थाइलेकॉइड मिलता है। ओके, जिसके अंदर नॉर्मली पिगमेंट्स मिलते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जेंथोफिल वगैरह जो मिलते होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बहुत सारे नाम हैं। पहली चीज, न्यूक्लियस कैसा होगा, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। और इसको हम लोग देखिए बायोलॉजी में आप लोग एक टर्म यूज करेंगे, जहां भी सफिक्स लगा हो ओआईडी, ओआईडी का मतलब क्या होता है, दैट इज विदाउट कवरिंग। अब न्यूक्लियस की कवरिंग क्या है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जो कवरिंग है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ऐसा न्यूक्लियस का कहलाएगा, न्यूक्लियोइड कहलाएगा। क्या कहते हैं इसको, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। या इसके लिए एक टर्म और देंगे, दैट इज कॉल्ड जीनोफोर। जीनोफोर केवल जीन्स ही जीन्स है, या इसको फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कह देते हैं, फाइब्रिलर न्यूक्लियस। हाँ जी, ये सारा यहाँ प्रोकैरियोटिक तो पढ़ रहे हैं हम लोग, बैक्टीरिया की कहानी तो चल रही सारी। फाइब्रिलर न्यूक्लियस कह दीजिएगा, बाकी न्यूक्लियस नहीं है तो क्या न्यूक्लियोलस होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
न्यूक्लियोलस इज आल्सो एब्सेंट। अच्छा, बाकी लेके चलते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो इसके अंदर आप बात करेंगे कि देयर इज फॉल्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नहीं है, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्रोमोसोम के अंदर क्या होना चाहिए, डीएनए तो होना ही चाहिए, साथ में स्टोन प्रोटीन्स भी होने चाहिए। यस, तो इसमें लिख दें फॉल्स क्रोमोसोम एज इट हैविंग डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इसका जो जीनोम होगा, मतलब जो आपका न्यूक्लियर उसका क्रोमोसोम जो होगा, आप कभी कभी कहते हैं कि सिंगल क्रोमोसोम बट नॉट द कंप्लीट, फॉल्स क्रोमोसोम है। क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ओके, लिख लें डीएस सर्कुलर डीएनए। नेक्स्ट लेके चले राइबोसोम है, कैसे होंगे, सिंपल वही 70S टाइप के राइबोसोम, 70S टाइप। एंड राइबोसोम्स आर फाउंड इन ग्रुप, क्या बोलते हैं इसके लिए, पोली राइबोसोम। नोट कर लें, राइबोसोम्स आर फाउंड इन ग्रुप्स और कॉल्ड पोलीसोम्स या पोली राइबोसोम्स। ओके, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, क्योंकि टाइम नहीं इतना। इसमें आप ना फ्लैजिलम की स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक में कैसी होगी और यूकैरियोटिक में कैसी होगी। बस में है ना, फ्लैजिलम के अंदर हाँ उसमें जो लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स बनती हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और 2 लेयर्स बनेगी नेगेटिव के अंदर, है ना। नॉर्मल को अलग अलग लाइनिंग्स हैं, जैसे एल है, ए है, आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन जो होगी उसके अंदर एस और एम होगा। नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर केवल एस और एम होगी, और पॉजिटिव के अंदर जो है 4 लेयर्स होगी। ठीक है ना, क्या छोड़िए इसको। बाकी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे क्या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स होंगे या नहीं होंगे। लिख लें नो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स लाइक साइक्लोसिस या पेरिस्टालसिस, जो भी है क्या नाम उसको, सर्कम रोटेशन, आई एम सॉरी, नो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स। नेक्स्ट नोट करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट वुड बी यूनिलैमिलेटेड थाइलाकॉइड। बताया था मैंने आपको, एक ही लैमिला होगा, यूनिलैमिलेटेड थाइलाकॉइड्स, यूनिलैमिलेटेड थाइलाकॉइड्स। नेक्स्ट लीजिएगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, हाँ यस, एक्स्ट्रा सेलुलर तो नहीं कहेंगे हम लोग, वैसे बेसिकली हम जो डिफाइन करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ऐसे है ना। या अब आप कहेंगे यहाँ तो क्रोमोसोम ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन जीनोम जो है उसको हटा करके जो भी है वो सब प्लाज्मिड कहलाएगा। यस, तो लिखिए प्लाज्मिड डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग एंड हे, HAY, लीडरबर्ग एंड हे। ये लीडरबर्ग बहुत परेशान करेगा, बहुत सारी डिस्कवरीज है इसके साथ में, बस ये देख लेना इसके साथ में पार्टनर कौन है, अकेले ने कोई काम नहीं किया। यस, ठीक है, लीजिए प्लाज्मिड डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग एंड हे, इट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग DNA, सेल्फ रिप्लिकेटिंग DNA other than false chromosome. Bacteria can survive without plasmid. Bacteria can survive without plasmid. So we use this plasmid as vector of genes in genetic engineering. आप आगे पढ़ेंगे, आपको एक जीन है उसको लेकर के दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाना है। यस, तो क्या होगा, इसी के थ्रू लेकर चलेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि बैक्टीरिया कैन सर्वाइव विदाउट द प्लाज्मिड, सो वी यूज दिस प्लाज्मिड इन एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट अगेन, दिस प्लाज्मिड मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स।
एस एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ठीक है, एफ या फर्टिलिटी प्लाज्मिड, डैश वाला लिख लें, हेल्पफुल इन कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ साइक्लिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया. ओके, अलग से बताएंगे इसको. तो हेल्पफुल इन कॉन्जुगेशन. दूसरा लीजिए आर प्लाज्मिड which provide resistance for antibiotics, which provide resistance against antibiotics. Next लें C plasmid, C plasmid या कोलिसीन प्लाज्मिड, COLICIN, कोलिसीन प्लाज्मिड which is sensitive to the chemicals. Yes. नेक्स्ट में नोट करें इपिसोम, EPISOME, इपिसोम. इपिसोम a kind of plasmid which may be the part of genome of bacteria, which may be the part of genome in bacteria. Okay, yes. अच्छा, नेक्स्ट लीजिएगा न्यूट्रिशन. तो आपको मालूम है मोस्टली ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. ऑटोट्रॉफ दो तरह के हो सकते हैं, फटाफट लिख लें. ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया मे बी फोटो ऑटोट्रॉफ जैसे कि बीजीए. एग्जाम्पल लिख लेना जैसे बीजीए. और दूसरे लिखिए कीमो ऑटोट्रॉफ. एग्जाम्पल क्या होगा? कीमो ऑटोट्रॉफ आर्की बैक्टीरिया. ओके भाई, कोई मिथेनोजन है, कोई मतलब आपका सल्फर बैक्टीरिया है, कोई आयरन बैक्टीरिया है, वो आयरन से काम चला रहा है, आयरन सल्फाइड पड़ गया, उसी में अपने एनर्जी मिल गई उसको. क्लियर? चलिए हेटेरोट्रॉफ्स में लीजिए. हेटेरोट्रॉफ्स, अब हेटेरोट्रॉफ के बहुत सारे मोड हो सकते हैं जैसे सैप्रोट्रॉफ. नेक्स्ट टाइम लिखें इसमें सैप्रोट्रॉफ. अब सैप्रोट्रॉफ भी कई तरह के हो सकते हैं जैसे लिखें फर्मेंटिंग बैक्टीरिया. फर्मेंटिंग बैक्टीरिया एग्जांपल लिख लें लैक्टोबैसिलस. दूध के जितने बैक्टीरिया हैं, लैक्टो जहां भी टर्म आती है उसका मतलब कहीं ना कहीं मिल्क से रिलेटेड है. यस, तो लिखें लैक्टोबैसिलस. और दूसरा एसिटिक एसिड वाला एसिटोबैक्टर. एसिटोबैक्टर. तो फर्मेंटिंग में क्या होगा? आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लें इट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स. हो गया. और दूसरा लिखिए प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो किसके ऊपर ग्रो करेंगे? प्रोटीन के ऊपर करेंगे. प्रोटीन के ऊपर प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ओके ओके ओके. 2 सेकंड और बस. आपने तो कहाँ बंद कर? कोई बात नहीं, करिएगा नहीं. एक सेकंड बस. आप ही तो कह रहे थे हाँ, बंद कर. नहीं बस हो गया. प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो विच ग्रो ऑन द, मतलब जो क्या करेंगे उसको प्यूट्रीफाई करेंगे ये प्रोटीन को. इसे प्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, प्रोटीन का सड़ना. इसमें चाहे तो आप एग्जांपल लिख लीजिएगा. अच्छा, प्यूट्रीफाइंग जो है अमोनिफाइंग भी हो सकते हैं, मतलब उसको जो है प्रोटीन को अमोनिया में तोड़ेंगे, फिर उसको अमीनियो को जो है उसमें तोड़ देंगे, क्या नाम है, नाइट्रीफाइंग में. ओके, एग्जांपल लिख लें जैसे बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस सबटिलिस. याद रखना बैसिलस सबटिलिस वही है जो रेटिंग के लिए काम आता है, रॉटिंग ऑफ फाइबर्स. खैर, बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस सबटिलिस एंड बैसिलस रेमोसस. ओके, अच्छा बाकी आते हैं नेक्स्ट लिखें पैरासिटिक बैक्टीरिया. तो पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होंगे? जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं मोस्टली क्या होंगे? इसी कैटेगरी के होंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेके चलेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया.
सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मालूम है आपको सबसे बेस्ट है कौन? राइजोबियम, ऐसा है ना? अच्छा, बाकी और एग्जांपल्स हैं अपना ले लीजिएगा। फिर इसमें रिप्रोडक्शन की 3 टेक्निक्स आती हैं। इसमें नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ओके, बेस्ट टेक्निक क्या होगी इसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो वेजिटेटिव होगा जो बाइनरी फिजन के थ्रू होगा। बाइनरी फिजन इसमें टाइम पीरियड कितना होता है? बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए नॉर्मली टाइम पीरियड स्टैंडर्ड कितना होता है? 30 मिनट्स। ओके, अब मान लीजिएगा बैक्टीरिया है, आपने बोतल भर करके बैक्टीरिया लेने हैं। आपने कहा कि एक बैक्टीरिया है जो 30 मिनट में डबल हो जाता है, मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फिजन से। इस बोतल को आधा भरने में 4 घंटे लगे, तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। ठीक है ना, 30 मिनट और बढ़ जाएंगे। क्लियर है ना? 4 घंटे 30 मिनट। ओके, लेकिन यही होता है जब हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते तो कहते तुरंत बोलते इतना आसान सवाल, आधी बोतल 4 घंटे पर ही पूरी हो जाएगी, 8 घंटे में। क्लियर है ना? डबल हो जाएंगे जस्ट। एनी हाउ, इसके अलावा एक एंडोस्पोर फॉर्मेशन आएगा। एंडोस्पोर इज द स्ट्रक्चर विच हेल्प इन पेरिनेशन। ओके, पेरिनेशन जानते हैं ना? टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को कैसे बचा के रखेगा, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिनेशन। ओके, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की 3 टेक्निक्स होती हैं, देख लीजिएगा। ट्रांसडक्शन है, कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ का है, ओके, वो जिंडरबर्ग एंड लीडर का है, और वो लीडरबर्ग एंड टीटम का है। ओके, बस इतना ही देखना है, बाकी डिटेल बात करेंगे हम लोग। ओके, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू।